ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 6 મેરી બીમારી શામાને લે લી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। આ પાઠનો અભ્યાસ આપણે હિન્દી તેમજ ગુજરાતી બંને ભાષામાં કરીશું। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। इस गद्य के लेखक है हरिवंश राय बच्चन और इसका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यह आत्मकथा अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, जिसमें से पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, बसेरों से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन का परिचय करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था और उसका निधन 2003 में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति मधुशाला से अमर हो गया। विपुल मात्रा में हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट सर्जक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली से सरकारी सेवा, आकाशवाणी और अन्य 2-1 स्थल पर उन्होंने सेवा दी थी। हरिवंश राय बच्चन जी की एक मधुर कृति मधुशाला से उन्हें शोहरत मिली थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेटस नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी किया था। केंद्रीय मंत्रालय में दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया था। उसको कई पुरस्कार मिले हैं, सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी उन्होंने नवाजा गया है। उसकी प्रमुख कृतियों में देखें तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलेनियमिनी, आकुल यंत्र और एकांत संगीत उसकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थों में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसको खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई। बच्चन जी का मंतव्य था कि श्यामा पति भक्ति, कर्तव्य पारायण और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुणासभर चित्रण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता भी प्रकट होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण तमारू पाठ्यपुस्तक साथे राखशो अने आ विडियो जोता रहेशो। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। दुलारना यानी कि लाड प्यार करना। हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार नहीं करता था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वच्छ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि बीमार होना अपराध है। जो हमें शरीर दिया गया है, यदि उसे हम स्वच्छ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए।
मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। यहाँ पर बताया गया है कि जब कभी हरिवंश राय बच्चन को छोटी मोटी बीमारियां होती, जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो लेखक लेटते न थे और जोरों से काम करते थे। मुझे भरे भुट्टन बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब कभी भी मुझे बुखार होता था तो मैं रात में भी ट्यूशन जाता था। यह बात मुझे आज भी याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोरों से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमस्तगी है। हरमस्तगी यानी कि हरामीपन। गरीब को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे तब सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसमें मैं अनुभूतियों में तापा आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यहाँ पर बताया गया है कि बीमारी तो केवल अमीरों की हरामज़दगी है। हरमज़दगी यानी कि हरामीपन। गरीबों को बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। लेखक कहते हैं कि जब वह बीमार पड़ते थे तो और जोरों से लिखते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबला कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। अदबदा कर यानी कि हट करके, ज़बरदस्ती करके। लेखक कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि बुखार में मैं ज़बरदस्ती से लिखता था, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ तो बुखार मेरे लिए बाधा नहीं बनता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। हस्ब मालूम यानी कि नित्य नियम के अनुसार। यदि लेखक को हल्का बुखार होता था तो वह अपना काम जिस तरह से हर रोज़ होते हैं वह इसी तरह से लेखक करते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक को यदि कोई कहता कि आपको तो बुखार है, तो लेखक भी उसे बुखार के बारे में कहते थे कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब उसे बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। यह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद है कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पर एक नाम है किपलिंग। किपलिंग जो ब्रिटिश का एक लेखक है जिसका जन्म मुंबई में हुआ था। उसके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर के म्यूज़ियम के क्यूरेट थे। उन्होंने अंग्रेजी में अनेक कृतियाँ दी है। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी को भंडार भरा है। उसकी मृत्यु सन 1936 में हो गई। और किपलिंग के बारे में बताया है कि किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। यदि किपलिंग को बुखार होता था तो वह अच्छी कहानियाँ लिखता था। विद्यार्थी मित्रों, આ ફકરામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગાંધીજીનું એક કથન છે
કે બીમાર પડવું એ એક અપરાધ છે, કારણ કે વ્યક્તિને જે શરીર મળ્યું છે, જો આપણે તે શરીરને સ્વચ્છ ન રાખીએ તો આપણે તેના અપરાધી થઈએ છીએ. અને હા, અપરાધી થઈએ તો અપરાધીએ દંડ પણ ચૂકવવો પડે. લેખકે કહ્યું છે કે જ્યારે એને કંઈ પણ નાની મોટી બીમારી થતી તો તે સૂઈ ન રહેતા, પરંતુ પોતાનું કામ કર્યા રહેતા. પોતાનું નિત્ય કામ તે હંમેશા કરતા રહેતા. અને સાથે એ પણ કહ્યું છે કે બીમાર થવું તે અમીર લોકોને પોસાય, ગરીબ લોકોને નહીં. અને કિપલિંગના ઉદાહરણ દ્વારા અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે કિપલિંગે પોતાની આત્મકથામાં કહ્યું છે કે જ્યારે તેને તાવ આવતો ત્યારે તે કામ કરતા હતા, અને જ્યારે તેને તાવ હોય ત્યારે તે વધારે સારી વાર્તા લખી શકતા. बुखार में कम लिखने के बाद मुझे याद नहीं है वह कैसा बनता, इसका निर्णय मैं न चाहूँगा. प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानों की 2 सबसे बड़ी कविताएं, शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान और सिसक्कर वृक्ष हनुमान मैंने प्लूरसी में पड़े पड़े लिखी थी. प्लूरसी यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना. फेफસામાં પાણી ભરવાની બીમારીને પ્લુરિસી કહે છે, જે લેખકને થઈ હતી. લેખકે અહીં એક વાત કરી છે કે જ્યારે લેખક બીમાર પડે છે ત્યારે તેને વાર્તાઓ, કેટલીક રચનાઓ લખી છે. બચ્ચનજીએ કહ્યું છે કે 2 ચટ્ટાન જેવી રચના તેને પ્લુરસીની બીમારીમાં લખી છે. પ્લુરસી यानी कि फेफसाओं पानी भरवानी एक बीमारी. बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी. मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था. बुखार सुखार आखिरी कितने दिन चलता. विश्राम तिवारी कहते थे, मार के पीछे भूत भागे. मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे. यहाँ पर बताया गया है कि जब मैं अपनी जवानी में था, हरिवंश राय जी अपनी बात कहते हैं कि जब मैं जवान था, बीमारी ने मुझे कभी भी पराजित नहीं किया. मैं अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था. और विश्राम तिवारी ने कहा है कि मार के पीछे भूत भागे. और लेखक ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे. विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે મને ક્યારે એવું યાદ નથી કે મને ક્યારે પોતાની બીમારીએ પરાજિત કર્યો હોય. ઉલટાનું હું તેને મારી જીદથી પરાજિત કરી દેતો હતો. વિશ્રામ તિવારીની એક વાત અહીં કહેવામાં આવી છે કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે. જ્યારે લેખકે પોતાની એક વાત સિદ્ધ કરી છે, અને તે છે તાવથી કામ કરવાથી કામથી તાવ અવશ્ય ભાગી જાય છે. यह बुखार मामूली न था. जो लेखक को बीमार हुई थी वह कोई बुखार यानी कि ताव, જેને આપણે ગુજરાતીમાં તાવ કહીએ છીએ, તે मामूली ना હતો. इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था. झकझोर देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ થાય છે विचलित कर देना. और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विस्वंत झटका मुझको दे गया. स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था. उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी. किताब की बिक्री अभी नियमित नहीं थी. कर्ज सिर पर चढ़े थे. बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने चला
2 महीने चला, जुलाई आ गया। यहाँ पर बताया गया है कि लेखक को बुखार हो गया था, स्कूल बंद था, लेखक की मजबूरी थी, वह ट्यूशन में जाते थे क्योंकि उसको आमदनी की ज़रूरत थी और जो वह किताब लिखते थे उसकी बिक्री भी नियमित रूप से नहीं होती थी। साथ ही साथ कर्ज यानी ऋण देव सिर पर चढ़ा था। बुखार के बारे में बताया गया है कि बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और अंत में जुलाई आ गया। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે લેખકને જે તાવ આવ્યો હતો તે મામૂલી ન હતો. છેલ્લા 9 મહિનાથી તેને વિચલિત કરી રહ્યો હતો. સ્કૂલ બંધ હતી. ટ્યુશન પર જાતા તેની આમદનીની લેખકને જરૂર હતી. જે પુસ્તકો લખતા હતા તેમાંથી પણ નિયમિત રૂપથી આવક મળતી ન હતી. લેખક જે પુસ્તકો લખતા હતા તેમાંથી નિયમિત રૂપથી આવક થતી ન હતી. કર્જ માથા ઉપર ચડ્યું હતું. તાવ 10 દિવસ, 20 દિવસ, મહિનાભર અને 2 મહિના ચાલ્યો. अंतમાં जुलाई આવી गयो. अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता. लेखक कहते हैं कि बुखार के साथ अब मुझे केवल ट्यूशन में ही नहीं लेकिन स्कूल में भी जाना पड़ता. बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से और 102 के बीच. कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी धीमी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था. कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया. लेखक ने अपने बारे में बताया कि केवल बुखार के दिनों में वह ट्यूशन के साथ साथ स्कूल में भी जाने लगे. बुखार सुबह नहीं होता था लेकिन शाम होते ही 102 और 102 के बीच आ जाता था. कमज़ोरी लेकिन दिन भर रहती थी. कभी कभी धीमी खांसी यानी कि उधरस. लेखक ने दवा की, कई बार अनेक उपाय किए लेकिन उसको बुखार जा नहीं रहा था. कभी कभी लेखक सोचते थे कि क्या उसे तपेदिक हो गया है. तपेदिक यानी कि टीबी हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है. बूते के बाहर होना यानी कि शक्ति से परे होना. लेखक विचारे छे कि जो તેને કદાચ ટીબી થઈ ગયો હશે તો એવો પ્રશ્ન થાય છે. પરંતુ લેખક એ પણ વિચારે છે કે એલોપેથીથી ઇલાજ કરવો તેના ગજા બહારની વાત છે. क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं ले जा रहा हूँ. बैठी हो तो कितना अच्छा है. क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वच्छ है, जिनसे पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जाननी है. पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी. उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वच्छ कर लिया था, वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए. लेखक कहते हैं कि क्या उस दिन मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी. जिह्वा पर सरस्वती बैठना यह एक मुहावरा है. कही हुई बात सच हो जाना. लेखक कहे छे કે શું ત્યારે મારી જીભ ઉપર સરસ્વતી બેઠી હતી જ્યારે મેં કહ્યું હશે કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ જાઉં. લેખક કહે છે કે પોતાની બીમારીને લઈને શ્યામા ભીતરમાં ને ભીતરમાં अंदर ने अंदर મૂંઝાય છે. इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का श्यामा
शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े दुबले पतले हो जाते हैं। लेखक कहे છે કે એના સિવાય કોઈને મારી બીમારી વિશે ખબર ન હતી, કેમ કે હું દરેક કામ સામાન્ય રૂપથી કરી છું અને ગરમીમાં તો બધા જ થોડા બહુ બીમાર પડી જાય છે। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैं टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना न खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। लेखक ने कहा कि जब उसकी पत्नी श्यामा ने उसको एक दिन कहा कि डॉक्टर मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवा लीजिए, अपना परीक्षण करवा लीजिए, तब लेखक टाल मटोल करना यानी कि आनाकानी करना। तो उसने कहा कि आप यदि डॉक्टर के पास दिखाने न जाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, श्यामा એ કહ્યું કે તમારે ડૉક્ટર બીકે મુખર્જી આગળ પરીક્ષણ કરવું જોઈએ, તમારા બીમારી વિશે જાણવું જોઈએ। જ્યારે લેખક આનાકાની કરે છે ત્યારે શ્યામા કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને નહીં બતાવો ત્યાં સુધી તે ખાવાનું નહીં ખાય। ब्रह्मास्त्र को तो मानना ही था। डॉक्टर बीके मुखर्जी को भय था कि मुझ पर शय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लाया। क्या मेरे विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतनी ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना शाम संघर्ष, इतने दुख संकट उठाने, स्वगत के ही साथ बीता की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न, क्या श्यामा के भाग्य में वैद्य भी लिखा है? यहाँ पर बताया है कि डॉक्टर मुखर्जी ने उसको कहा कि शायद उसको क्षय है, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि आपको कुछ दिन के लिए आराम करना चाहिए। लेकिन यह नुस्खा लेखक को मौत के बराबर लगा। लेखक स्वयं ही प्रश्न करते हैं कि क्या मेरी विदाई का समय आ गया? क्या मेरे जीवन में इतना ही जीना लिखा था? और सबसे ज़्यादा दुखदायक प्रश्न था कि श्यामा के भाग्य में वैवेद्य भी लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે લેખકે પોતે એવું વિચાર્યું કે શ્યામા બીમાર હતી, બચ્ચનજી પણ સ્વચ્છ ન હતા અને કેટલાય મહિનાઓથી તાવ શ્યામાનો પીછો છોડતો ન હતો। બચ્ચનજીની જીવા પર સરસ્વતી બેઠી હતી એટલે તેણે કહ્યું કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું। એ વાત સાચી પડી। શ્યામા સ્વચ્છ થવા લાગી, પરંતુ પતિની બીમારી તેને ધીમે ધીમે ખાઈ રહી હતી। પૈસાના અભાવને લીધે બચ્ચનજી ઇલાજ કરવાનું ટાળી રહ્યા હતા, પરંતુ બચ્ચનજીને પોતાનો ઇલાજ ન કરતા જોઈને શ્યામાજીએ બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવ્યું। જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને નહીં બતાવો ત્યાં સુધી હું ખાવાનું ખાઈશ નહીં। બચ્ચનજી ડૉક્ટર પાસે ગયા અને ડૉક્ટરે તેને ક્ષય છે એવો અનુમાન કર્યો। બચ્ચનજી પાસે ઇલાજ કરવા માટેના સાધનો ન હતા અને સાથે સાથે એને કેટલાક પ્રશ્નો પણ સતાવી રહ્યા હતા કે શું મારો વિદા કરવાનો સમય આવી ગયો છે? શું મારા જીવનમાં એટલું જ જીવવાનું લખ્યું હશે? અને શું શ્યામાના ભાગ્યમાં પણ વિધવા બનવાનું લખ્યું છે? આવા કેટલા પ્રશ્નો તેને સતાવી રહ્યા હતા।
मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह लेने को तैयार हूँ। फिर घर का कैसा खर्चे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। लेखक को एक बार का डर था कि यदि वह छुट्टी ले ले और आराम करे तो आमदनी कहाँ से लाए। शालिग्राम की तनख्वाह पर घर नहीं चल सकता और महंगी महंगी दवाइयों के पैसे भी कहाँ से लाए। कर्ज भी अदा करने के पैसे नहीं थे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, तुरंत संभल गई, दृढ़ हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मर गया। लकवा मार जाना यानी कि स्तब्ध हो जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। जब यह बात उसके पिताजी को पता चली तो उसने कहा कि आप घबराइए मत, हम यह घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैं कुछ दिन के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उसमें से दवाएं मंगाई ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। थोड़े दिन के लिए लेखक ने छुट्टी ले ली और वह चारपाई पर लेटकर आराम करने लगे। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहा था कि चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाने ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यहाँ पर भी एक मुहावरा है, साख जाना यानी प्रतिष्ठा की हानि होना। लेखक सोचते हैं कि डॉक्टर ने तो आराम करने को कहा था, लेकिन आराम कहाँ होता था। मुझे चिंता थी कर्ज की। यदि कर्ज न चुकाया जाए तो उसकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। और लेखक सोचते हैं कि यदि नियमित अदायगी यानी कि पैसे चुके न जाए तो उसकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यदि प्रतिष्ठा चली गई तो मेरे मरने से ही पहले मेरी मौत हो जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે અહીં સુધીનો અભ્યાસ કર્યો। આવતા ભાગમાં આપણે આનાથી આગળ અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કમાં તમારે આગળના પાઠનું વાંચન કરવાનું રહેશે